अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने कल मुद्रास्फीति के बारे में डिस्कशन किया और मुद्रास्फीति से संबंधित हमने कुछ बातें सीखी। इसके आगे हम मुद्रास्फीति में इसके प्रकारों पर बात करेंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ रेट। मुद्रास्फीति का जो क्लासिफिकेशन है वो मेजरली अगर हम देखेंगे तो 4 पार्ट्स में किया गया है। यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो सबसे पहली जो मुद्रास्फीति है वो रेंगती हुई मुद्रास्फीति या रेंगती अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति इसमें जो रेट होता है इन्फ्लेशन का वो लगभग 3% के आसपास में रहता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा जो होता है वो 3 to 10% की बात करते हैं, और जो तीसरा होता है 10% to 30% की बात करते हैं, और जो चौथा होता है 30% एंड एबव, मतलब इसके ऊपर। कहने का मतलब ये जो 3 से 10% है ये चलती हुई अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति होती है। चलती हुई अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति। इसके बाद जो हमारा 10 से 30% की जो रेट है मुद्रास्फीति में, उसको हम कहेंगे भागती हुई अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति। व्यवस्था की मुद्रास्फीति। और जो चौथा है हमारा 30% और इससे ज़्यादा। 30% और इससे ज़्यादा होने पर हम इसको बोलते हैं ये चरम मुद्रास्फीति है। ये कुछ क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ रेट। मुद्रास्फीति के प्रकार के आधार पर हम अर्थव्यवस्थाओं को इस प्रकार से बांटते हैं। रेंगती अर्थव्यवस्था, जिसमें इन्फ्लेशन का जो रेट होता है, मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो 3% होती है। अगर 3% से ज़्यादा और 10% तक होती है तो उसे हम चलती हुई मुद्रा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, चलती हुई अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति। 10% से 30% भागती हुई अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति, और 30% और एबव यानी कि इससे ज़्यादा होने पर चरम मुद्रास्फीति। इस अवस्था के बाद लोग मुद्रा को यूज में नहीं लाते हैं। मुद्रा का प्रयोग जब नहीं करेंगे तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? मुद्रा। लोग बार्टर सिस्टम पर चले जाते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब वस्तु विनिमय। इस टर्म को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए। जब मनुष्य आदिम समाज से विकसित होना प्रारंभ हुआ तो उसके पास जो एक्सचेंज के माध्यम थे, तो मुद्रा ना होके वस्तु को वो लोग चुनते थे। ये जो हमारा बार्टर सिस्टम है, ये जो हमारा बार्टर सिस्टम है वस्तु विनिमय, इसमें एक वस्तु, दो लोगों के बीच में एक्सचेंज जो होता है, माना कि दो व्यक्ति ए और बी हैं। जब दो लोगों के बीच में कोई वस्तु, माना कि अगर ए गेहूं का उत्पादन करता है और जो बी है वो चावल का उत्पादन करता है, तो अगर हम बात करें तो इनमें वस्तु विनिमय इस प्रकार से होता है कि अगर इसको चावल की आवश्यकता है, इसको गेहूं ए, जो व्यक्ति ए है अगर उसको चावल की आवश्यकता है तो व्यक्ति बी को वो गेहूं देकर चावल को ले लेता है। इस तरीके से ये वस्तु विनिमय स्टार्ट हुआ। और जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वस्तु विनिमय को रिप्लेस करके धीरे धीरे हम कॉइन पर आए,
मतलब कि गोल्ड, सिल्वर और इस तरीके से जो कॉपर कॉइन थे इस पर आते हैं, और वो हिस्ट्री का टॉपिक है, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। ये वस्तु विनिमय रहा, जिसमें हम वस्तुओं के आदान प्रदान के जरिए अपना लेन देन करते हैं, और ये एक सिस्टम स्टार्ट होता है लेन देन का। अब हम आगे बात करते हैं मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ प्रमुख जो कॉन्सेप्ट हैं। मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ अवधारणाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली 2010 में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टली टर्म्स में, मतलब डेफिनेशन दी हुई थी और उसके एक साथ में डेफिनेशन देने के बाद में उसमें से पूछा था ये क्या चीज़ रिफ़र करता है। अब देखेंगे सबसे पहले है क्या। इसमें जब हम बात करेंगे तो जो डिस्कशन होगा हमारा मुद्रा संकुचन। पहला जो कॉन्सेप्ट है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन जो होता है वो हमारा जो होता है ये हमारा होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन जैसा कि टर्म से इंडिकेट हो रहा है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन का अपोजिट। इन्फ्लेशन का अपोजिट क्या है? इन्फ्लेशन का अपोजिट, इन्फ्लेशन में देखो क्या होता है। इन्फ्लेशन की परिभाषा में बताया था कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, continuous increase in price level of goods and services, this is called inflation। ये इन्फ्लेशन है, ये मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब इसका अपोजिट करेंगे। अपोजिट क्या होगा? अपोजिट हम कहेंगे इसमें से कि मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था, मतलब जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो हैं वो बढ़ नहीं रही होती हैं, कम होने लगती है, मतलब कि डिक्रीज इन प्राइस लेवल। गुड्स एंड सर्विसेज। डिक्रीज मतलब जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर से अधिक गिरावट होने लगे तो हम उसे डिफ्लेशन कहते हैं। देखिए ये बड़ी कॉमन चीज़ है, जो हमारा डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत कॉमन है। वर्तमान समय में कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं से संदर्भ क्या है? अभी जब हम आगे क्लासीफाइड कर देंगे विकसित अर्थव्यवस्थाओं से संदर्भ क्या है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो हैं जैसे कि जापान, विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी मीन्स यहाँ पर समृद्धि का कॉन्सेप्ट चलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट चलता है, समृद्धि का। अब यहाँ पर लोगों की इनकम, रोजगार का स्तर, कीमत स्तर, ये सब एक स्तर पर आके जब तकनीकी का स्तर एक स्तर से अधिक नहीं बढ़ सकता है तो वो हम ग्रोथ का कॉन्सेप्ट कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में डिफ्लेशन की सिचुएशन क्यों बनी है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान समय में जैसे जापान, जर्मनी और स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हैं, जो हमारी नॉर्थन पार्ट में पड़ती हैं, अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में जो पड़ती हैं वो, तो इस तरीके के जो देश हैं सेक्टर, उसमें क्या है, अब वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में यहाँ का जो पॉपुलेशन है, जो हमारा वयस्क वर्ग है, एडल्ट वर्ग जो है, मतलब कि जो 18 से 49 कहें या 60 कहें, जो एक मानक उम्र है, इसकी जनसंख्या कम हो गई है। यहाँ पर वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है। मतलब अब देखिए वृद्ध लोग, अब जो अगर वृद्ध आबादी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ये लोग डिमांड कम करेंगे। डिमांड का मतलब क्या है? मांग। ये मांग कम करेंगे। जब मांग कम हो जाएगी, जब मांग कम होगी, लेकिन ये अर्थव्यवस्थाएं कैसी? ये विकसित अर्थव्यवस्थाएं।
विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ति का स्तर, आपूर्ति बहुत अच्छी होती है, सप्लाई चेन बहुत अच्छी होती है। तो जब मांग कम हो जाती है और आपूर्ति ज़्यादा होती है, आपूर्ति जो होती है वो ज़्यादा हो मांग से, तो हम कहेंगे ये डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है, जिसको हम मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन को सामान्य शब्दों में, जब कीमत स्तर में लगातार गिरावट हो रही हो वस्तुओं और सेवाओं की, तो हम उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं या डिफ्लेशन कहते हैं, जैसा कि टर्म डिफाइन करता है। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इसका, ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या है हमारा? समृद्धि रहित मुद्रास्फीति। समृद्धि रहित मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन, समृद्धि रहित मुद्रास्फीति। देखिए टर्म को अगर हम इलोबरेट करें, टर्म को अगर हम तोड़ लें तो इसका मतलब बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्टैग और फ्लेशन, स्टैग और फ्लेशन। स्टैग रिप्रेजेंट करता है स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट हो गया, और फ्लेशन रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन को। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा में स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुकी हुई, और इन्फ्लेशन जैसा कि आप जानते हैं ये मुद्रास्फीति। तो ये रुकी हुई मुद्रास्फीति, जैसा कि हमने बताया कि स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन मतलब रुकी हुई अर्थव्यवस्था, जो मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो रुक जाती है इसमें, और जो इन्फ्लेशन है हमारा वो बढ़ता रहता है। ये स्टॉप हो जाती है, मतलब रुक जाती है, बाधित हो जाती है। लेकिन जो हमारा इन्फ्लेशन है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बढ़ती रहती है। ये जो हम एरो बना रहे हैं, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज को, बढ़ने को। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ता रहता है। मतलब इसमें ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ते रहते हैं। तो ये हमारा स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम एंट्री करते हैं जो हमारा डिसइन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन को हिंदी में अविस्फीति बोलते हैं। अविस्फीति सिचुएशन ये कैसी है? ये मुद्रा संकुचन से भिन्न है। ये मुद्रा संकुचन से भिन्न है। इसको मैप्स एक अगर हम सर्किल से इंडिकेट करना चाहें तो ये जो छोटा वाला है वो हमारा डिसइन्फ्लेशन है, और ये हमारा जो है वो इन्फ्लेशन है। मतलब इन्फ्लेशन की हर घटना अविस्फीति की घटना नहीं है, लेकिन अविस्फीति की हर घटना मुद्रास्फीति की घटना है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे से हम इसमें देखते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मूल्य जो होते हैं वो निरंतर बढ़ते रहते हैं। मूल्य जो होते हैं, मूल्यों की बात की जा रही है, मतलब वस्तुओं की जो मूल्य होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। ये हमारा, ये हम साइड में हो गए। देखिए ये वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो बढ़ते रहते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन जो हमारी मुद्रास्फीति होती है, जो इन्फ्लेशन होता है हमारा, उसमें कमी देखी जाती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है। ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट रहा, डिसइन्फ्लेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, रिसेशन के। जब इकोनॉमी कॉन्टिन्यूसली गिर जाती है, मतलब एक फेज के बाद जब गिर जाती है, एकदम
बूम पर आ जाती है, निगेटिव फेज में चली जाती है, जब ग्रोथ निगेटिव होके और फिर से स्टार्ट होती है, पुश करना स्टार्ट होती है, इस वाले फेज को रिसेशन कहते हैं। रिसेशन को हम नॉर्मल शब्दों में कहते हैं कि मूल्यों में फिर से थोड़ी थोड़ी वृद्धि, उसके साथ साथ रोजगार में वृद्धि और एक प्रकार से जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलता है लोगों के। तो ये एक रिसेशन ऐसा, संस्फीति एक ऐसा फेज है जिसमें ये सारी जो घटनाएं हमने पीछे पढ़ी, मुद्रास्फीति, अवस्फीति, संस्फीति, ये सब जो चीज़ें थी हमारी समृद्धि रहित जो मुद्रास्फीति थी, इन सब के बाद में रिसेशन का फेज संस्फीति का चरण चलता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो इम्पोर्टेंट थे, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। मुद्रास्फीति की गणना आगे हम डिस्कस करेंगे। भारत में मुद्रास्फीति की गणना मतलब अब इसमें मेथड पढ़ेंगे, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। सीपीआई मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक। तो सबसे पहले हम इसमें थोक मूल्य सूचकांक के बारे में जानकारी लेंगे। थोक मूल्य सूचकांक जो है हमारा, ये 2013-14 के बाद से प्रचलन में नहीं है। मतलब गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है तो इसके माध्यम से ना बना के अब सीपीआई के माध्यम से बनाती है। तो थोक मूल्य सूचकांक के बारे में डिस्कस करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक जो है हमारा, वो कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें एक बास्केट होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। केवल वस्तुएं मतलब इस बास्केट में सेवाओं का स्थान नहीं है। और जो ये वस्तुएं हैं इसमें 697 आइटम्स हैं। ये जो वस्तुएं इसमें ली जाती हैं इसमें 697 आइटम्स लिए जाते हैं, जो कि इसमें इसका वेटेज तैयार करते हैं। तो इस बास्केट को जब हम क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, जो कि डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट इंडेक्स तैयार करते समय गवर्नमेंट करती है। इसमें प्राइमरी गुड्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होती हैं, और जो हमारा तीसरा है फ्यूल एंड एनर्जी। मतलब प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं, फ्यूल एंड एनर्जी मतलब ऊर्जा संसाधन से संबंधित। प्राइमरी जो वस्तुएं होती है इसमें अनाज, दूध, अंडा, ब्रेड, एक्सेट्रा लिया जाता है। मतलब रेगुलर यूज की सामान है। मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में ड्यूरेबल गुड्स ली जाती है। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है? ड्यूरेबल गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जिनकी जो लाइफ स्पैन होता है, जो मतलब कि जीवन काल होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे 1 साल 2 साल। जो एग्जाम्पल, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी। मतलब लोग जो हैं इसको जीवन में 1 बार लगवा लिए, 2 बार लगवा लिए, तो ये चलती रहती हैं। और इसके साथ साथ फ्यूल एनर्जी में पेट्रोलियम, सब लोग परिचित होंगे। पेट्रोलियम, कोल और एलपीजी। मतलब जो घरों में गैस सिलेंडर यूज होता है खाना बनाने के लिए। ये हमारा जो बास्केट है, ये 697 आइटम्स को इसमें से वेटेज के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, इसका वेटेज लगभग 64.23% है। इसका वेटेज 64.23% है। और जो हमारा ये प्राइमरी गुड्स है, इसका जो वेटेज है वो 22.62% है। अब रिमेनिंग जो बचा हुआ है हमारा फ्यूल एंड एनर्जी मतलब ऊर्जा संसाधन, वो लगभग 13% इसका योगदान होता है इस इंडेक्स को तैयार करते समय। यहाँ तक ये जानकारी रही।
और WPI को तैयार करते समय वर्तमान में इसका जो बेस ईयर आधार वर्ष जो है वो 2011-12 लिया जा रहा है। 2011-12 WPI को कैलकुलेट करते समय आधार वर्ष लिया जाता है। आधार वर्ष क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें मानसून, बाढ़, सूखा स्थिति जो इस तरीके की स्थिति होती हैं वो सामान्य होती है, मतलब असामान्य नहीं होती हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो है कहीं सूखा आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, ये स्थिति नहीं होती। एक सामान्य मानसून, सामान्य चीज़ें चली होती हैं, जिसमें से कीमत में जो वृद्धि होती है वो असामान्य ना होती, सामान्य स्तर से वृद्धि होती है। ये हमारा WPI रहा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं CPI। CPI का मतलब जो है हमारा वो थोक मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। CPI मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जिस तरीके से WPI में हमने एक बास्केट तैयार की, बास्केट को 6 भागों में क्लासिफाई किया, 6 भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया और किस तरीके से वेटेज उसका देखा। इसमें जो ये हमारा जो CPI है इसमें वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वस्तु और सेवाओं दोनों को सम्मिलित करने के कारण सरकार के द्वारा इसके आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड की जाती है। मतलब RBI अब मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय CPI को फोकस करती है। ये उर्जित पटेल की कमेटी बनी थी। उर्जित पटेल कमेटी के बाद से ये सुधार आया है। WPI के स्थान पर मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते समय CPI को ध्यान में लोग देते हैं। अब इसमें हम जब बात करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं किस तरीके से इसका पोर्शन, तो जिस तरीके से हमारा WPI में बास्केट में 3 भागों में क्लासिफाई थी, उसी तरीके से CPI जो है हमारी वो 6 पार्ट्स में क्लासिफाई। अब 6 पार्ट्स में जो क्लासिफाई है इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले खाद्य व पेय। ठीक, खाद्य पेय मतलब अनाज, और पीने में मतलब पानी, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं और ये सब चीज़ें, इनका यूज किया था। बीवरेज, चाय, कॉफ़ी, ये सब इसमें शामिल होती। दूसरा जो है पान सुपारी तंबाकू, ये इसमें शामिल होता है। जो हमारा तीसरा है वो एनर्जी, ऊर्जा। चौथा जो हमारा हाउसिंग मतलब आवास, हाउसिंग का मतलब आवास। और जो हमारा 5वां है वो क्लॉथिंग का मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं उस पर कितना खर्च करते हैं, कपड़ों पर कितना खर्च करते हैं। और जो हमारा 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6 मिसेलेनियस है। मिसेलेनियस का मतलब मिश्रित। इसमें सेवाएं, जैसे एजुकेशन पर कितना खर्च किया गया, कम्युनिकेशन पर कितना खर्च किया, मतलब संचार पर कितना खर्च किया, कितने का आपका मोबाइल नेटवर्क का बिल आया, कितना आपका लैंडलाइन का बिल आया, एजुकेशन शिक्षा पर कितनी फीस पेमेंट की। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट, आपने कितनी यात्राएं की, ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से, एक्सेट्रा, ये सब सर्विसेज में कैलकुलेट होती है। तो गवर्नमेंट इसको बनाते समय इन सब चीज़ों पर ध्यान देती है। ये निकटता के करीब है, ये वास्तविकता के करीब है, इसलिए जब पॉलिसी RBI बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, तो ये ज़्यादा सटीक बैठती है। अब इसका डाटा देख लेते हैं। ये डाटा हमारा आता कहाँ से? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो डाटा है वो कहाँ कहाँ से आ जाता है, कहाँ से लिया जाता है, सरकार कहाँ से कलेक्ट करती है इसको। तो हमारा जो CPI है उसका डाटा देखिए, ये जो है वो 4 प्रकार से सरकार तैयार करती है। ये इंडस्ट्रियल वर्कर है। इंडस्ट्रियल वर्कर का मतलब क्या होता है? जो औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो CPI का एक डाटा इंडस्ट्रियल वर्कर से लिया जाता है, मतलब इंडस्ट्री से मांगा जाता है।
दूसरा जो डाटा होता है सीपीआई का, वो हमारा एग्रीकल्चर से लिया जाता है। सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर, ठीक है। ये दो मेजर हो गए। जो हमारा तीसरा बना वो सीपीआई एक शहरी और एक ग्रामीण। ये चार तरीके से ये चार प्रकार से सीपीआई को कैलकुलेट करते समय ये डाटा लिया जाता है। शहरी लेबर, ग्रामीण लेबर, और सीपीआई कृषि का जो वर्कर होगा, लेबर होगा उसका, और सीपीआई जो औद्योगिक कामगार होगा उसका। यहाँ से डाटा मांगा जाता है। इन सब डाटा को तैयार कौन करता है? ये सब डाटा मतलब कि किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो जो हमारे ये ऊपर के तीन डाटा हैं, ये सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर, सीपीआई शहरी लेबर मतलब अर्बन लेबर, ये हमारा लेबर ब्यूरो तैयार करता है। लेबर ब्यूरो, ये भी हमारा लेबर ब्यूरो तैयार करता है। ये भी हमारा लेबर ब्यूरो तैयार करता है। ये तीन जो डाटा होते हैं वो हमारे लेबर ब्यूरो तैयार करता है। ये लेबर ब्यूरो जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आती है, मतलब श्रमिक मंत्रालय या श्रम मंत्रालय जो है इसके अधीन ये कार्य करता है। तो हम यहाँ पर जो आगे है रूरल अर्बन, ये शहरी लेबर जो होता है इसको हम अन्य प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इसको अगर हम टर्मोलॉजी थोड़ी सी बदल लें तो सीपीआई की जो टर्मोलॉजी होगी वो होगी कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब होता है मिश्रित। ये मिश्रित, ये सीपीआई जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का लेबर है वो लेबर ब्यूरो तैयार करती है इसका डाटा। लेकिन जो हमारा कंबाइंड होता है वो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये डाटा तैयार करती है। ये हमारा यहाँ तक ये हुआ। आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसका बेस ईयर जो है वो 2012 है। सीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2012 है। बेस ईयर परिभाषित कर चुके हैं जब वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, एक प्रकार से सामान्य कंडीशन होती है पूरे देश में, तो उस ईयर को बेस ईयर कैलकुलेट किया जाता है। सीपीआई का बेस ईयर 2012। वर्तमान समय में इसके रेट देख लेते हैं WPI और CPI के।